हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम आने वाले महीनों में दोस्तों आपका होने वाला है और 50% जीके जीएस का वेटेज है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारा ये 16वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, थोड़ी सी लाइट का इशू था, इसलिए आज हम लाइव नहीं आ पाए। कल से फिर से लाइव आएंगे, ठीक है ना। तो हमेशा की तरह आप लोग अपनी तैयारी को चेक कर लीजिए कि जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई पढ़ी है, क्या उससे PYQ के क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। तो दोस्तों, पहला ही प्रश्न आपका जीव विज्ञान से है और इसको हम देखेंगे कि प्रश्न क्या है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने देखा कि हरे रंग की फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, ठीक है ना। एक हरे रंग की फफूंद है जो कि दोस्तों जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। वैज्ञानिक का नाम बताइए और इस अवलोकन ने किस खोज को जन्म दिया। तो एक वैज्ञानिक ने देखा कि एक हरे रंग की फफूंद है जो कि दोस्तों जीवाणुओं की वृद्धि को रोक रहा है। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने यह देखा कि हरे रंग की फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, ठीक है ना। और यह देखने के बाद उसने कौन सी दवा बनाई। तो दोस्तों, उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और उन्होंने इस प्रक्रिया के तहत पेनिसिलिन टीका या फिर उसको दवा आप लोग बोल सकते हैं, उसका उन्होंने यहाँ पे क्या किया, खोज किया, निर्माण किया, बनाया। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का निर्माण किया। दोस्तों, इस उपलब्धि के कारण ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को संयुक्त रूप से 3 लोगों के साथ उनको 1945 में क्या मिला, 1945 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार उनको मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1945 में मिला। बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ किस फील्ड में मिला। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, मेडिसिन के फील्ड में ही मिलेगा या फिर आप उनको मेडिकल बोले तो मेडिसिन के क्षेत्र में इनको क्या मिला, इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज करने के लिए, ठीक है। तो आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक सन 2021 भारत सरकार के मंत्रालय ने अंतर्गत आता है। दोस्तों, बाल विवाह निषेध की जो बाल विवाह है, जो कि कम उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती है, उसको रोकने के लिए सरकार ने एक संशोधन विधेयक सन 2021 भारत सरकार ने पास किया। यह जो एक्टिविटी हुई है, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक संशोधन हुआ है जया जेटली कमेटी के अंतर्गत, ठीक है ना। जया जेटली कमेटी के अंतर्गत, जया जेटली दोस्तों कमेटी बनी थी। कमेटी का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ में परिवर्तन होता है या फिर उसमें सुधार होता है, ठीक है ना, तो एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी की जो हेड होती हैं, ठीक है, जो उसके अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं के नाम पे उस कमेटी को जाना जाता है। तो महिलाओं की दोस्तों जो शादी की उम्र है वह 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर देनी चाहिए। उसके लिए जया जेटली कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है, और फिर यह हो भी गया। तो यह दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत यह चीज़ें आती हैं कि शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए, महिलाओं में कौन सा रोग है, कौन सा पोषक तत्व है, कौन सी योजना चलानी चाहिए, खाद्य पदार्थ को कितना है, फिर कौन सी दवा उपलब्ध करवानी चाहिए, बच्चों में कौन सा रोग हो रहा है उसको दूर करने के लिए क्या क्या योजना चलाई जानी चाहिए। तो ये सब सारी बातें दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। तो जया जेटली कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो महिलाओं की शादी की उम्र है 18 से 21 वर्ष कर दी गई है। तो अब आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि जो पुरुष हैं, ठीक है ना, जो पुरुष हैं इनकी भी शादी की एज दोस्तों 21 वर्ष है और जो महिला हैं इनकी भी शादी की एज 21 वर्ष है। और दोस्तों जो वोट देने का अधिकार है, जो वोटिंग राइट है, ठीक है ना, जो वोटिंग राइट है वह हमारे देश में कितना है, 18 वर्ष है। और जो आपका ड्राइवरी लाइसेंस है, वो सब सारी जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स बनती हैं, ठीक है ना, यह भी आपका 18 वर्ष ही है। और दोस्तों कुछ और जिसमें एज की बात होती है, तो विधानसभा के सदस्य बनने की, ठीक है, जो विधानसभा के सदस्य बनते हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। जो विधानसभा के लिए एज 25 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों जो राज्यसभा होती है या फिर इसको विधान परिषद के लिए उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए
राष्ट्रपति के लिए दोस्तों जो एज है वो 35 वर्ष है। तो ये सभी एज से संबंधित बातें हैं, आप लोग को इसको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हॉकी मैच के दौरान मैदान पर मौजूद प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों जो खेल होते हैं, खेल से संबंधित जो वाक्य होते हैं वह भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि चाइना मैन हो गया, तो यह किस खेल से संबंधित है? तो खेल में जो प्रमुख शब्द यूज किए जाते हैं वह भी आप लोग को पढ़ना है, और कौन कौन से खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्रमुख खेलों का आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अभी यहाँ पर हॉकी मैच की बात कर रहा है, तो हॉकी मैच में जो एक टीम के खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या दोस्तों 11 होती है, उनकी संख्या 11 होती है। लेकिन यहाँ पर 5 खिलाड़ी, ठीक है ना, यहाँ पर 5 खिलाड़ी जो होते हैं वह रिजर्व में रखे जाते हैं। 5 खिलाड़ी यहाँ पे दोस्तों रिजर्व में रखे जाते हैं। 5 खिलाड़ी रिजर्व का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको येलो कार्ड मिल गया या फिर आपको रेड कार्ड मिल गया, तो आपको खेलते समय बाहर जाना होता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो रिजर्व खिलाड़ी होते हैं वह अंदर आते हैं उनका स्थान लेने के लिए। या फिर दोस्तों खेल के समय यदि कोई व्यक्ति चोटिल भी हो गया, ठीक है ना, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो 5 रिजर्व खिलाड़ी होते हैं वह खेल के मैदान में अंदर आते हैं। बात समझ में आई? तो हॉकी के मैदान में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो वर्तमान समय में प्लेग्राउंड पे खेल रही होती है उनकी संख्या 11 होती है, ठीक है। और दोस्तों इसमें 2 क्या होते हैं, 2 अंपायर होते हैं, 2 अंपायर होते हैं। और दोस्तों इसमें 2 गोलकीपर होते हैं जो कि दोनों पक्ष के होते हैं और दोनों साइड रहते हैं। यह गोलकीपर भी 11 में ही सम्मिलित है, ऐसा नहीं कि 11 प्लस और 1 आप लोग 12 कर दें, ठीक है ना। तो यह सारी बातें आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। दोस्तों चौथा प्रश्न क्या है, करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। जो करेंसी नोट और सिक्के होती हैं उनको क्या कहते हैं? कमोडिटी मनी। दोस्तों कमोडिटी मनी सबसे पहले हम समझते हैं कि करेंसी नोट और सिक्के का मतलब क्या है। दोस्तों जो हमारे बैंकों द्वारा हमें मिलता है या फिर हम जो बैंकों में जमा करते हैं उसको करेंसी नोट के माध्यम से ही हम पैसा जमा करते हैं। यदि हम चेक भी देते हैं तो वह फाइनली उसका जो डेटा होता है वह नोट और सिक्कों में ही कैलकुलेट होकर सारा काम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वस्तु मुद्रा कमोडिटी मनी दोस्तों करेंसी नोट और सिक्के नहीं होते, ठीक है ना। इसमें तो आपका कोई मेटल भी आ जाएगा, जो मेटेलिक मनी होती है जैसे कि सोना चांदी हो गया, तो वह भी कमोडिटी मनी में काउंट होता है। तो इसलिए करेंसी नोट और सिक्के कमोडिटी मनी नहीं होगा। रिजर्व मनी का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे कि बैंकों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, लोगों को ऋण देने के लिए कुछ पैसे आरबीआई अपने पास सेव रखती है, उसको रिजर्व मनी कहते हैं। वैध मनी, फिएट मनी। दोस्तों फिएट मनी, वैध मनी का मतलब क्या होता है कि जो वर्तमान में जो सिक्के, जो नोट चल रहा हो, जिससे कि लेन देन सुचारू रूप से चल रहा हो, उसको फिएट मनी कहते हैं। और दोस्तों करेंसी नोट और जो सिक्के होते हैं वह फिएट मनी ही उनको कहा जाता है। धातु मुद्रा का मतलब मेटेलिक मनी, सोना चांदी की जो मुद्रा होती है उसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक मनी बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। तो करेंसी नोट और सिक्के को क्या बोलते हैं? वैध मुद्रा बोलते हैं। और दोस्तों 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए के नोट को छोड़कर आरबीआई के गवर्नर, ठीक है ना, जो भारत सरकार के, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, उनका उस पर हस्ताक्षर होता है, ठीक है। तो नोटों में दोस्तों, नोटों में हस्ताक्षर किसका होता है? नोटों में हस्ताक्षर किसका होता है? आरबीआई गवर्नर का होता है, आरबीआई गवर्नर का होता है। और दोस्तों आरबीआई के गवर्नर इस समय कौन है? तो शक्तिकांत दास दोस्तों आरबीआई के समय गवर्नर हैं। बड़े ही शानदार गवर्नर हैं ये। अभी जब कोविड आया उस समय भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने वाले यही थे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो 1 रुपए का नोट होता है ना, जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर भारतीय गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं। जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर भारतीय गवर्नर के दोस्तों सिग्नेचर नहीं होते हैं, उस पर भारतीय सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। क्या होते हैं? भारतीय सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है। 1935 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के एक्ट के द्वारा आरबीआई का गठन हुआ, आरबीआई का गठन हुआ। आप लोग को इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं।
जनरल बिपिन रावत जिनका निधन दिसंबर सन 2021 में हुआ, वह किसके प्रमुख थे? दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का संयुक्त संचालन के लिए, तीनों सेनाओं में समन्वय, आपसी मेल जोल को बढ़ाने के लिए दोस्तों भारत में एक CDS के पद का सृजन हुआ कि जो राष्ट्रपति को अपनी अनुशंसाएं देंगी, अपनी एडवाइस देंगी। ठीक है, तो जब भारत में चीफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद का गठन हुआ तो पहले जो चीफ डिफेंस स्टाफ बने दोस्तों वह जनरल बिपिन रावत जी ही बने थे। ठीक है ना, तो भारत के पहले जो दोस्तों CDS बने वह कौन बने थे? जनरल बिपिन रावत। ठीक है ना, जनरल बिपिन रावत भारत के पहले दोस्तों CDS बने। तो इनकी डेथ हो गई। इसके बाद जो अभी हैं, जो वर्तमान है दोस्तों, वो कौन है? अनिल चौहान है। वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान है। वर्तमान में अनिल चौहान है। ठीक है, और दोस्तों यदि बिपिन रावत जी के बारे में बात किया जाए तो सन 2022 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। यह प्रश्न आपसे डेफिनेटली परीक्षा में पूछेगा कि देश के पहले CDS को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है ना, इनकी बेटियों ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया था जाकर राष्ट्रपति भवन में। तो पद्म विभूषण का मतलब दोस्तों कि भारत रत्न के ठीक बाद वाला, जो देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म विभूषण। ठीक है ना, इनको जनरल बिपिन रावत को मिला था। यह दोस्तों जब सेवा में थे तभी हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान इनकी दुखद दुर्घटना हो गई, जिसमें इनकी पत्नी, इनकी वाइफ भी उसमें बैठी हुई थी। तो चीफ डिफेंस स्टाफ थे, पहले चीफ डिफेंस स्टाफ थे भारत के, और 1922 में सन 2022 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद द्वारा इनकी बेटियों को दिया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग को ध्यान में रखनी है। भूटान की सीमा भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के साथ लगती है? दोस्तों भूटान जो है वह भारत का एक पड़ोसी देश है। पूरब की दिशा में, जैसे कि जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है उसकी दिशा में भूटान एक पड़ोसी देश है। और पूछा है कि भूटान की सीमाएं किससे लगती है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो हमारे पड़ोसी देशों में दोस्तों, जैसे कि नेपाल हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सभी की सीमाओं को आप लोग को समझना है कि कौन कौन से राज्यों से किसकी किसकी सीमा लगती है, कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा सबसे अधिक लगती है। ठीक है, और कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। तो यह सारी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर भूटान से कौन से राज्यों की सीमा लगती है हमसे पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिक्किम देखेंगे। सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बिहार है इसलिए यह गलत हो गया। मेघालय हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर क्या है? नागालैंड तो बिल्कुल दोस्तों उधर है, तो इसकी सीमा तो लगेगी नहीं। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल से भूटान की सीमा हमारी लगती है। यह आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है ना, और जो मैंने अभी बताया कि सारे पड़ोसी देश हो उनसे लगने वाली सीमाओं का आप लोग को अध्ययन करना है, और जो पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी क्या है, उनकी मुद्रा क्या है, और कौन कौन सी जो लाइन है वो हमारे पड़ोसी देशों को अलग करती हैं। जैसे कि भारत और चीन हो गया, भारत और पाकिस्तान हो गया, भारत और बांग्लादेश हो गया, भारत अफगानिस्तान हो गया, और दो समुद्री सीमाएं जिनसे लगती हैं श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो उनसे कौन सी लाइन है, कौन सी खाड़ी है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। सारी बातें मैंने बहुत सारे वीडियो में दोस्तों बता भी चुका हूं, और आप लोग को ऐसे टॉपिक को पढ़ना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से किसकी हत्या की थी? दोस्तों यदि आप लोग हमारा प्रैक्टिस सेट कंटिन्यूसली देखते होंगे तो आप लोग को मैं कम से कम 3-4 बार यह प्रश्न आ चुका है, तो मैं इसको बता भी चुका हूँ कि तराइन का युद्ध दोस्तों, 2 तराइन का युद्ध हुआ। एक 1191 में हुआ था और दूसरा 1192 में हुआ था। 1191 में पहला युद्ध हुआ था, यह तराइन का पहला युद्ध हुआ था। और यह दोस्तों किससे किसके बीच में हुआ था, जैसा कि यहाँ पर दिया भी हुआ है।
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों यदि पृथ्वीराज तृतीय भी देना तो वह भी सही है, क्योंकि बहुत जगह पृथ्वीराज तृतीय भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो युद्ध हुआ था वह किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी, यहाँ पे मैं गौरी और पृथ्वीराज लिखता हूँ, पृथ्वीराज। ठीक है, यह चौहान या फिर चौहान वंश के दोस्तों शासक थे। दिल्ली और अजमेर पे इनका शासन था। ठीक है, तो जो तराइन का पहला युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान इसमें दोस्तों क्या हुए? विजयी हुए। इसके बाद 1192 में जयचंद के सहयोग से फिर से मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में लड़ा गया, फिर से युद्ध लड़ा और इसमें दोस्तों गौरी विजयी हुआ। इसको क्या बोलते हैं? इसको तराइन का द्वितीय युद्ध बोलते हैं। इसको तराइन का द्वितीय या फिर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इसको दोस्तों बोलते हैं। यह भी गौरी और पृथ्वीराज के बीच में लड़ा गया। गौरी और पृथ्वीराज के बीच में लड़ा गया। जैसा कि आप लोग पता ही है कि तराइन के सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गौरी की दोस्तों विजय हुई और यह अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की गद्दी सौंप के वापस चला गया और उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, या फिर गुलाम वंश या फिर इल्वरी वंश की उसने स्थापना की। फिर इतिहास आप लोग को पता ही है कि इल्तुतमिश, रजिया, ठीक है ना, फिर खिलजी, ये सब वंश आगे बढ़े। फिर इसके बाद मुगल वंश आया, फिर अंग्रेज आए, फिर देश आज़ाद हुआ और आज का हमारा देश है। कहानी आप लोग को पता है। तो अभी तराइन की हम युद्ध की बात चल रहे हैं। तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ गौरी और पृथ्वीराज में। पृथ्वीराज फर्स्ट में विजयी हुए, सेकेंड में गौरी विजयी हुआ। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में, ठीक है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसकी हत्या हुई थी? दोस्तों हारा कौन था? पृथ्वीराज चौहान हारे थे। जयचंद गढ़वाल, भोज परमार, नागभट्ट प्रथम, पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों एसएससी को क्या बोला जाए कि पृथ्वीराज चौहान की डेथ नहीं हुई थी, इनको बंदी बना के वह अपने यहाँ पे ले गया था, अफगानिस्तान में ले गया था। ठीक है ना, फिर इसके बाद वहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो बस इतना एक्चुअली दोस्तों करेक्ट क्वेश्चन यह बनता कि निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी। ठीक है ना, तो पृथ्वीराज चौहान इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आमतौर पर नमूना सर्वेक्षण करके लगाया जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पे होती है, ठीक है ना, लेकिन जो भारत में गरीबी रेखा का अनुमान है वह प्रत्येक 5 वर्षों में इसका अनुमान लगाया जाता है। इसके तहत डेटा का कलेक्शन 5 वर्षों में होता है कि गरीबी का स्तर कितना है, कितने % लोग गरीब हैं, जो भी दिस दैट सारी कहानी है वह 5 वर्षों में पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि जो भारत में दोस्तों गरीबी का अनुमान है, जो भारत में गरीबी का अनुमान है, यह प्रत्येक 5 वर्ष में इसका सर्वेक्षण होता है। और यदि जनगणना की बात करें तो यह 10 वर्ष में होता है। और दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंकड़ा भारत के लिए है वह ये है कि यदि गांव का व्यक्ति 2400 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, अपने बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो वह गरीब नहीं है। यदि दोस्तों शहर का व्यक्ति, शहर में थोड़ी सी कम कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, गांव में ज़्यादा होती है, यदि 2100 कैलोरी वह अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना, तो वह गरीब नहीं है। यह भारत में गरीबी का दोस्तों क्या है, टैग लाइन है, डेटा है। यदि गांव का व्यक्ति 2400 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो वह गरीब नहीं है। यदि शहर का व्यक्ति 2100 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो वह गरीब नहीं है। और इसका आकलन दोस्तों प्रत्येक 5 वर्षों में लगाया जाता है। तो भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आमतौर पर प्रत्येक 5 वर्ष के नमूना सर्वेक्षण करके लगाया जाता है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक इनमें से किसकी आत्मकथा है? दोस्तों जो लोग कपिल शर्मा शो देखते होंगे उन्होंने देखा होगा कि ऋषि कपूर अपनी खुल्लम खुल्ला बुक की प्रमोशन करने के लिए अपनी पत्नी नीतू सिंह, आई थिंक उनका नाम है, उनके साथ वहाँ पर आए हुए होते, ठीक है ना। तो खुल्लम खुल्ला जो नामक पुस्तक है वह ऋषि कपूर की आत्मकथा है। इनकी दोस्तों कैंसर से इनकी डेथ भी हो चुकी है। तो खुल्लम खुल्ला जो ऑटोबायोग्राफी है वह ऋषि कुमार की आत्मकथा है।
और दोस्तों आत्मकथा का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति अपनी जीवन की कहानी खुद से लिखे, ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद से लिखे तो उसको आत्मकथा कहते हैं। जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में एक कहानी लिखे, एक किताब छापे तो उसको जीवनी कहते हैं, ठीक है ना। तो आत्मकथा और जीवनी के बारे में आप लोग को अंतर पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है? तो आप लोग को चेक करना है कि नायाब नमूना बौद्ध वास्तुकला का कौन सा है। दोस्तों आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, उनको एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया भी उनको कहते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें आप लोग को ध्यान में रखनी है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि किस तरीके से बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई और एशिया का प्रकाश पुंज उनको कहा जाता है, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम बाद में पढ़ते रहेंगे। अभी हम अपने पे आते हैं कि कौन सा बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है। भरहुत का स्तूप, अजंता की गुफाएं, पातालेश्वर की गुफाएं या फिर सांची स्तूप। दोस्तों यदि मैं भरहुत स्तूप की बात करूं तो यह हमारे देश के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है ना। यह कहाँ पे स्थित है? यह हमारे देश के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं दोस्तों कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। पातालेश्वर की गुफा भी दोस्तों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और सांची के स्तूप की बात करें तो यह भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो भरहुत स्तूप, अजंता की गुफाएं और सांची स्तूप, इन तीनों का संबंध दोस्तों बौद्ध वास्तुकला से है। इन तीनों का जो संबंध है वह बौद्ध वास्तुकला से है, बौद्ध वास्तुकला से है। लेकिन दोस्तों जो पातालेश्वर की गुफा है, ठीक है ना, यह राष्ट्रकूट वंश से इसका संबंध है। राष्ट्रकूट वंश जो 8वीं सदी में था, 8वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश है, उससे संबंधित है। और इसमें दोस्तों आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतिमा मिलेगी, ठीक है ना। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमा मिलेगी। लेकिन वर्तमान में यह जो गणेश भगवान हैं उनके पूजन स्थल के लिए दोस्तों यह काफ़ी फेमस है। तो आप लोग समझ लीजिए कि भरहुत, अजंता और सांची का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से है। लेकिन पातालेश्वर जो राष्ट्रकूट वंश 8वीं सदी में बनाया गया, महाराष्ट्र में यह मंदिर है, यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश से इसका संबंध है। दोस्तों मौसम थोड़ा यहाँ पे ख़राब सा हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपकी क्लास चल रही है। एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं? दोस्तों एशियाई शेरों को आप लोगों ने देखा होगा, जिन्हें हम गब्बर बोलते हैं ना, ऐसे गब्बर जिनके खूब बाल होते हैं, ऐसे शेर जिनके बाल होते हैं, जैसे गब्बर शेर है, बब्बर शेर है, सॉरी बब्बर शेर, तो इनके जो बाल होते हैं, ऐसे शेर दोस्तों, ऐसे शेरों की संख्या भारत में लगभग 598 है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ऐसा कोई आपसे प्रश्न पूछेगा नहीं। तो जो बब्बर शेर होते हैं उनको एशियाई शेर भी कहते हैं, उनकी संख्या लगभग 500 से 600 है। ऐसे शेर दोस्तों सिर्फ एक जगह पूरे एशिया में पाए जाते हैं, वह गुजरात के गिर, ठीक है ना, जो गुजरात का गिर वन अभ्यारण्य क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसे शेर पाए जाते हैं। तो इसका संबंध किससे आपसे पूछ सकता है कि गिर वन जो है वह भारत के कौन से राज्य में है? तो गिर वन दोस्तों भारत के गुजरात में है। और यह किस लिए फेमस है? यह दोस्तों एशियाई शेर जो हैं, एशियाई शेर के संरक्षण के लिए यह फेमस है, ठीक है ना। दोस्तों गिर जो है ये डेडिकेटेड है प्रॉपर तरीके से कि हमें एशियाई शेरों को बचाना है, हमें बब्बर शेरों को बचाना है। आप लोगों को पता होगा कि गुजरात में दोस्तों क्या है? सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर से 100 किलोमीटर दूर ही यह गिर वन का अभ्यारण्य क्षेत्र है। और इसका जो पर्यटन की दृष्टि से दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बब्बर शेरों को, एशियाई शेरों को देखने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर जाते हैं। तो यह आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि गिर वन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अभी हाल में ही चर्चा में रहा दोस्तों कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। गिर के साथ साथ कूनो नेशनल पार्क भी आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है?
नामीबिया से चीते लाए गए हैं, ठीक है ना, नामीबिया से चीते लाए गए हैं। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये गिर और कूनो दोनों के बारे में आप लोग को स्टडी करनी है यहाँ पे, बात समझ में आई। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए हैं और नामीबिया से 8 आए हैं। यदि आपसे पूछे तो नामीबिया से कितने आए हैं, जो अभी खेप आ चुकी है, नामीबिया से 8, और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका से 12, टोटल 20, ठीक है। अभी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से 100 चीते और आएंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, लेकिन 20 अभी प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? एमपी में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर जाकर चीतों को छोड़ा था, बड़ा सा कैमरा लगे, आप लोगों ने देखा था ना। फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, तमिलनाडु, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। दोस्तों यह जो फ्लोट फेस्टिवल है, मुदरे एक जगह है तमिलनाडु पे। इस जगह पर दोस्तों विशेष रूप से मनाया जाता है, मनाने को तो पूरे दक्षिण भारत में यह फेमस है फ्लोट फेस्टिवल, लेकिन मुदरै एक जगह है जहां से ऐसा माना जाता है कि फ्लोट फेस्टिवल की शुरुआत मुदरै से हुई थी। यह दोस्तों दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पड़ता है और यहाँ पर फ्लोट फेस्टिवल बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। दोस्तों हिंदू धर्म का एक फेस्टिवल है, ठीक है ना, यह हिंदू धर्म का एक फेस्टिवल है। नागालैंड की बात करें तो हार्नबिल दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, ठीक है ना, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो तमिलनाडु के मुदरै में यह फेस्टिवल फ्लोट फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट है सिग्मो फेस्टिवल, बार बार प्रश्न इससे पूछता है कि सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं। तो यह दोस्तों सिग्मो जो है यह भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है सिग्मो फेस्टिवल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष अस्थायी थे, जिसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी? दोस्तों जिन बच्चों को संविधान सभा की कार्रवाई थोड़ी बहुत पता होगी, तो जैसे ही नई लोकसभा बनती है, जैसे ही सांसद चुन के लोकसभा में जाके बैठते हैं, तो सांसदों को शपथ दिलवाने के लिए पहले दिन एक अध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है ना, जो वहाँ पे कुर्सी पे सामने बैठते हैं कि आप बोलिए, आप बैठ जाइए, आप शांत रहिए, आपकी बारी है। ऐसा करते हुए आप लोगों ने संविधान सभा में एक आदमी को देखा होगा, ठीक है ना। तो जब पहले दिन जो सांसद लोग होते हैं लोकसभा में, जब वो शपथ लेते हैं, ठीक है ना, मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा, इस तरीके का जब वो शपथ वहाँ पे लेते हैं, तो उनको शपथ दिलवाने के लिए उस संविधान से नहीं, उस लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है, जिसकी एज सबसे अधिक होती है, जो सबसे वरिष्ठ होता है, उसको दोस्तों एक दिन के लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर अगले दिन क्या होता है, यानी कि अगले दिन का मतलब कि जो नेक्स्ट बैठक होती है, उस दिन प्रॉपर तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाव होता है। यह प्रक्रिया आज भी चल रही है। तो जब पहली बार दोस्तों भारत की संसद, आप बोल सकते हैं, अस्थायी तरीके से बैठी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस दिन भी यही नियम फॉलो हुआ कि जो उस समय बैठक में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता के लिए क्या बना दिया गया? संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है ना, जो मैंने आपको बोला कि जो प्रक्रिया चलती है। फिर इसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बार बैठक हुई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये बिहार के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आप लोग को यह बात पता होनी चाहिए कि 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और ठीक उसके बाद जब दूसरी बार बैठक हुई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है ना। और यह दोस्तों 2 बार भारत के क्या रहे थे? राष्ट्रपति। पहले स्थायी अध्यक्ष भी रहे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे, फिर इसके बाद और क्या रहे? 2 बार भारत के राष्ट्रपति भी रहे, ठीक है। नेहरू दोस्तों भारत के जो प्रथम पीएम रहे, और एक संघीय समिति थी जो कि राज्यों और केंद्र के बीच में जो समन्वय स्थापित करती है, संघीय समिति के
अध्यक्ष भी थे। और दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी संविधान बनाने में, उसके अध्यक्ष थे। और देश के पहले विधि मंत्री भी थे, ठीक है ना। विधि का मतलब क्या होता है? कानून मंत्री। पहले कानून मंत्री भी थे। कौन थे? बाबा साहब, ठीक है ना। ये सारी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुरु बेम्ती चिन्ना सत्यम को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? गुरु बेम्ती चिन्ना सत्यम को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आया है शास्त्रीय नृत्य, इसकी बात करते हैं। तो भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या दोस्तों कितनी है? भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। और जो 8वां दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम क्या है? सत्रिय है। और सत्रिय कहाँ का है? असम का है, ठीक है ना। और केरल के दोस्तों यदि बात करें तो केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। वह कौन कौन से हैं? मोहिनी अट्टम और कथकली। आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो दोस्तों वह केरल है, मोहिनी अट्टम और कथकली। और जो उत्तर भारत का फिर उत्तर प्रदेश का कथक है वह भी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य ही है। उड़ीसी हो गया आपका, कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है ना, भारतनाट्यम हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, कथकली हो गया और क्षत्रिय हो गया। यह सब क्या है? यह सब दोस्तों भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। अब इनके लिए पूछा है कि गुरु बेम्ती चिन्ना सत्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। मैंने आपको बताया था ना कि आंधी चल रही है तो पूड़ी बनाकर खा लो, इसका मतलब कि आंध्र प्रदेश का यह क्या है? यह शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का दोस्तों क्या है? यह शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। और गुरु बेम्ती चिन्ना को कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जाना जाता है। दोस्तों यदि मैं उड़ीसी की बात करूं तो यह उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है। मैं कथक की बात करूं तो कथक उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है ना। पंडित बिरजू महाराज इसके एक प्रमुख नर्तक हैं। कथकली की बात करूं दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि कथकली का संबंध कहाँ से है? केरल से है, ठीक है। यदि यहाँ पे भारतनाट्यम देता तो इसका संबंध तमिलनाडु से होता। ये सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? दोस्तों एक सुनील छेत्री एक स्टार फुटबॉल प्लेयर हैं। क्या है? एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। सुनील छेत्री एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों बार बार एक प्रश्न आपसे पूछता है कि सुनील छेत्री कहाँ के हैं, किस राज्य से संबंधित हैं? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सुनील छेत्री आंध्र प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनकी माताजी भी एक फुटबॉल खिलाड़ी ही थी, ठीक है ना। इनकी माताजी भी एक फुटबॉल खिलाड़ी थी। आई थिंक वह नेपाल की तरफ से खेलती थी, ठीक है ना। इनकी माताजी भी एक फुटबॉल खिलाड़ी थी और वह नेपाल की तरफ से खेलती थी। और इनका जो बर्थ प्लेस है वह आंध्र प्रदेश है। और दोस्तों यह भारत के एक दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी है और भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के यह कप्तान भी हैं। क्या हैं? यह कप्तान भी हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया। दोस्तों मुस्लिम लीग की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? 10 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त या फिर 12 अगस्त? दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ, जब भारत ने अपना संविधान सभा बना लिया, ठीक है ना, तो मुस्लिम लीग ने क्या बोला कि हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए, हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए। इसके लिए जो दोस्तों आपको पता ही होगा कि एक है पश्चिम बंगाल और एक था पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल अभी वर्तमान में ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, और जो पूर्वी बंगाल है उसको 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। फिर 1971 की एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई, इसके बाद वह दोस्तों बांग्लादेश बन गया, ठीक है ना। तो वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और वहाँ के लोग क्या चाहते थे कि पाकिस्तान बने, तो वहाँ पर दंगे भड़क गए।
डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब क्या था कि हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे और एक अलग पाकिस्तान की मांग करेंगे। तो दोस्तों कलकत्ता में नरसंहार मच गया, हजारों लोग वहां पर काट दिए गए, मार दिए गए, मतलब कि एक धार्मिक हिंसा हुई, ठीक है ना। तो उस धार्मिक हिंसा की वजह क्या थी? डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान, कि हम लोग 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के लिए दोस्तों डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान मुस्लिम लीग ने किया था कि हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए, और उसके लिए कोलकाता में धार्मिक हिंसा भड़क गई और वहाँ पे हजारों लोग मारे गए। यह दोस्तों दुखद घटना 16 अगस्त 1946 को हुई थी, ठीक है ना। इससे प्रश्न एक और पूछता है कि बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है ना। बंगाल का विभाजन कौन किया था? कर्जन ने किया था, ठीक है ना। कब हुआ था यह? 1905 में। फिर 1911 में यह रद्द भी कर दिया गया बंगाल का विभाजन, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और उसी बंगाल के कोलकाता में हिंसा भड़की थी डायरेक्ट एक्शन डे के दिन। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेस है? दोस्तों जो भारत का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेस है वह मुंबई से पुणे एक्सप्रेस है, ठीक है ना। वह मुंबई से पुणे एक्सप्रेस है। और पुणे को दोस्तों महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक प्रश्न आपसे पूछा हुआ है एमटीएस में ही कि महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो पुणे को महाराष्ट्र का कल्चरल कैपिटल भी कहते हैं। और पहली जो 6 लेन वाली एक्सप्रेस है वह दोस्तों कहाँ पर चली है? मुंबई से लेके पुणे तक चली है। और एक इसमें और इम्पोर्टेंट मुझे नाम दिख रहा है, मेरी नज़र पड़ गई, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है ना। इसको दोस्तों बनवाने का श्रेय शेर शाह सूरी को जाता है। शेर शाह सूरी, यह सूरी वंश का दोस्तों संस्थापक था, ठीक है ना। चौसा और कन्नौज का युद्ध आपके दिमाग में आ गया होगा, हुमायूं और शेर शाह सूरी, ठीक है। जब 1540 में हुमायूं भाग गया तो शेर शाह सूरी ने दिल्ली का शासक बना, ठीक है ना। उसने चौसा और कन्नौज का युद्ध भी लड़ा था। और ऐसा मानते हैं कि ग्रांड ट्रंक रोड जो है वह शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जो सबसे बड़ी रोड थी, ठीक है। और यहाँ पर मुंबई और पुणे यह 6 लेन वाली सड़क है। निम्नलिखित में से किसे अमूमन ग्रह नहीं माना जाता? दोस्तों ग्रह की कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में जो हम मानते हैं कि सूर्य की तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह बोलते हैं, उनकी संख्या 8 है, ठीक है ना। मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, तो यह सब दोस्तों ग्रह हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन यम जो प्लूटो है इसको क्षुद्र ग्रह दोस्तों बोला जाता है, क्योंकि यह अपने जो पीरियोडिक है, जो इसका घुमाव है, यह इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करता है, यह अपने पथ से भटक जाता है। इसलिए दोस्तों प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि हम बोलें बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण वरुण, ये सब प्रॉपर तरीके से जो हमें ग्रहों की एक परिभाषा बताई गई है, ठीक है, कि वो अपने ही जो उनका स्पेस है, जो उनका पाथ है, इसको पाथ बोलते हैं, अपने ही पाथ में वह चक्कर लगाएंगे। लेकिन दोस्तों यम ऐसा नहीं करता, यह अपने पाथ से भटक भी जाता है, इसलिए यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है ना। तो यह जीव विज्ञान का और भूगोल का काफ़ी आसान सा प्रश्न था। लच्छू महाराज भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों अभी हमने आपको शास्त्रीय नृत्यों के बारे में थोड़ा सा बताया था कि इनकी संख्या 8 है। और जो भारत का, जो उत्तर प्रदेश का कथक है वह भी क्या है? वह दोस्तों वह भी एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। जो उत्तर प्रदेश का कथक है, और कथक के लिए हम किसको जानते हैं? पंडित बिरजू महाराज को, ठीक है ना। पंडित बिरजू महाराज, लखनऊ इनका घराना था। आपसे प्रश्न पूछता है कि पंडित बिरजू महाराज जो एक कथक के नर्तक थे वह कौन से घराने से संबंधित थे? तो लखनऊ क्या था इनका घराना था। अब लेकिन अब यहां पर दोस्तों क्या है, लच्छू महाराज से प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो पंडित बिरजू महाराज के चाचा थे लच्छू महाराज, बात समझ में आई। पंडित बिरजू महाराज के चाचा थे कौन? लच्छू महाराज। लच्छू महाराज जब चाचा ही थे, जब चाचा भतीजे ही थे, तो इसका मतलब इनका घराना भी सेम होगा, तो लखनऊ घराना इनका भी था। और दोस्तों
कथक नर्तक लच्छू महाराज भी थे और कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज भी थे। लेकिन मेन कथक नर्तक यदि आपसे पूछे तो पंडित बिरजू महाराज, यह दोस्तों अपने चाचा से आगे निकल गए थे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सामान्य सी बात है, कथक इसका करेक्ट आंसर होगा। और कथक क्या है? उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना। और भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। और सन 2000 में जो सत्री है असम का, इसको शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में सबसे अंतिम जोड़ा गया था। ठीक है। तो यह काफ़ी आसान हो गया। यहाँ पर सत्रिया दिया भी हुआ है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा असम। या भारतनाट्यम है तो तमिलनाडु। मणिपुरी है तो मणिपुर। और गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी के लिए एक प्रसिद्ध नाम है जिससे प्रश्न पूछता है। ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। एथेनोइक अम्ल को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों आपको पता होगा, एसिटिक अम्ल जिसका प्रयोग सिरके में होता है, एसिटिक अम्ल जिसका जो प्रयोग होता है वह सिरके में होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का जो प्रयोग होता है वो जो खाद होती है ना, खाद बनाने में इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है, खाद बनाने में। फार्मिक अम्ल की बात करें तो जो चींटियां होती हैं, ठीक है ना, चींटी के डंक में दोस्तों फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो इसका बहुत सारा प्रयोग है। ठीक है ना। जैसे कि नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग दोस्तों बैटरी में भी कर देते हैं मिक्स के रूप में, तो आप लोग इसको ध्यान रखना है। तो हमसे क्या पूछा था? एथेनोइक अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल भी है। आपसे पूछता है कि एसिटिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो सिरके में दोस्तों इसका प्रयोग होता है। और फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? बार बार प्रश्न पूछा हुआ है फार्मिक अम्ल से। तो यह चींटी के डंक में, या फिर जो लाल चींटियाँ होती हैं, जो बिच्छू होते हैं, उनके डंक में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और कुछ में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, लेकिन पाया फार्मिक अम्ल ही जाता है। पादप कोशिकाओं में मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं, पादप कोशिकाओं में मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। ठीक है ना। जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं उसमें क्या होते हैं? जमा होते हैं। पादप कोशिका में वह कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? अवर्डी लवक ल्यूकोप्लास्ट में यह पाया जाता है। जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, तो वहाँ पे अवर्डी लवक ल्यूकोप्लास्ट में यह पाया जाता है। और इसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं जैसे पदार्थ क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट में जमा होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लवर्डी लवक ल्यूकोप्लास्ट। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो जो भारत का एक सदन है, ऊपरी सदन, उसको क्या बोलते हैं? ऊपरी सदन, उसको बोलते हैं राज्यसभा। और इसकी दोस्तों एज कितनी होती है? इसकी एज होती है 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष एज होती है। और इसमें संख्या कितनी होती है? इसमें सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिनमें राज्य प्लस यूटी से लोग चुन कर आते हैं। ठीक है ना। और 238 लोग दोस्तों चुन के आते हैं। और 12 लोगों को, अलग अलग लोगों को अलग अलग क्षेत्र से राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। तो बस आपका सिंपल सा आंसर हो गया 12। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राज्यसभा को सदन कौन सा कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा ऊपरी सदन। इसमें नियुक्त होने के लिए, इसमें निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु चाहिए? तो आंसर होगा 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए। सदस्यों की संख्या टोटल कितनी होती है? 250 होती है। चुन के कितने आते हैं? 238। और मनोनीत कितने होते हैं? 12 होते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और क्या है यहाँ पे, कि पहले लोकसभा में, जो कि निम्न सदन होता है, पहले लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे। ठीक है ना। मनोनीत होते थे, जिनको एंग्लो इंडियन बोलते थे।
कि ये ऐसे लोग होते थे कि जिनके माँ बाप में से कोई एक विदेशी हो और कोई एक भारतीय हो, तो ऐसे दो लोगों को सांसद के रूप में मनोनीत किया जाता था। लेकिन अब इनकी संख्या देश में इतनी कम हो गई है कि अब एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना खत्म कर दिया गया है। तो अब जो 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत होते थे अब वो मनोनीत नहीं होते हैं, ठीक है ना। यदि आपसे प्रश्न पूछे तो आप लोग इसका आंसर लगा दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा लोथल। और लोथल कहाँ है? लोथल भारत के गुजरात में है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बंदरगाह। मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों, यह पाकिस्तान में पाया जाता है, यह पाकिस्तान में है। धोलावीरा की बात करें तो यह भी गुजरात में है, ठीक है ना। कालीबंगा की बात करें तो आई थिंक राजस्थान में है। काली चूड़ियाँ, जूते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं। दोस्तों धौलावीरा को यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है, ठीक है ना। ये आपसे प्रश्न पूछेगा यूनेस्को की साइट में किसे शामिल किया गया है, तो धौलावीरा को यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। धौलावीरा से प्रश्न आएगा, धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऐसी कौन सी साइट है जिसे यूनेस्को की साइट में सम्मिलित किया गया? आंसर होगा धौलावीरा। लोथल कहाँ पे है? गुजरात पे है। मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है ना। राखीगढ़ी आपसे पूछे तो यह हरियाणा में है। पंडित रविशंकर ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो दोस्तों पंडित रविशंकर ने 4 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, ठीक है ना। आप लोग को याद रखना है कि पंडित रविशंकर ने 4 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों भारत में सहायक संधि सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने लागू किया। यहाँ पर जगह कम है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने, ठीक है ना। और इसको आगे कौन बढ़ाया दोस्तों? इसको आगे बढ़ाया लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने इसको आगे बढ़ाया, जो कि 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर था, ठीक है ना। और सबसे पहले इसका शिकार कौन बना? तो हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये संधि होती क्या थी, क्या कैसे होती थी? तो इसका एक फंडा होता था, जैसे कि भारतीय राजा थे तो अंग्रेजों ने बोला कि मैं आपकी सहायता करूंगा आपके भाई के विरुद्ध, आपके पड़ोसी के विरुद्ध, बस आपको अपने खर्चे पे हमारी एक सेना की टुकड़ी अपने यहाँ रखनी होगी जो कि आपकी रक्षा भी करेगी। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी सेना का खर्चा जो था वह भारतीयों पे डाल दिया। और जब सेना उनकी वहाँ पे 24 घंटे खड़ी है तो उनकी हर एक्टिविटी पे उनकी निगरानी होती थी, और जैसे ही वह कमज़ोर हुआ तो उनकी सेना उसको कैप्चर भी कर लेती थी। इस तरीके का जो माइंड सबसे पहले लगाया था वह फ्रांसीसी गवर्नर दोस्तों डुप्ले ने लगाया था। लेकिन इसको आगे बढ़ाया ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने, जो कि 1798 से लेकर 1805 तक भारत का गवर्नर था। और सबसे पहले इसका शिकार कौन हुआ था? हैदराबाद का निजाम। अब बात करते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। अवध का नवाब पहला शासक था जिसने अंग्रेजों पर एक सहायक संधि थोपी थी। अरे सबसे पहले तो सबसे पहले तो नवाब, हैदराबाद का नवाब इसका शिकार हुआ था। और भारतीय क्या उनके ऊपर थोपेंगे, इनके ऊपर खूब थोपा गया था सहायक संधि। तो पहला ही हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। यदि भारतीय शासक भुगतान करने में विफल रहे तो उनके क्षेत्र का एक हिस्सा दंड के रूप में छीन लिया जाता था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मैंने आपको बताया ना, ये एक सेना की टुकड़ी वहाँ पर आती थी जिनका पूरा खर्चा भारतीयों को देना पड़ता था। यदि वो खर्चा नहीं दे पाए तो उनके क्षेत्र का एक हिस्सा दंड के रूप में छीन लिया जाता था। बिल्कुल सही बात है। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। ठीक बात है कि सेना अंग्रेजों की वहाँ पर खड़ी रहेगी, उनकी सुरक्षा के लिए उनको अपनी सेना रखने की आवश्यकता नहीं थी। यह संधि का एक प्रोटोकॉल होता था, एक उनको बोला जाता था तुमको ऐसा करना है, मैं यदि तुम्हारी सहायता करूंगा तब। भारतीय शासकों को सहायक बलों के लिए भुगतान करना पड़ता था। वहीं सहायक बल मतलब कि जो वहाँ पर सेना खड़ी है उसके लिए उनको पैसा देना पड़ता था। तो यह सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों बातें आपस में सही हैं और पहली बात गलत है। अब चूंकि हम गलत की ही खोज में निकले थे तो हमारा पहला ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कौन सा कथन गलत है।
दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि आज के 25 क्वेश्चन को हमने काफ़ी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप लोग अंतिम तक वीडियो को देखें तो प्लीज़ चैनल को फॉलो और लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।